तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, ओनीबा और शरीक जो कि कतर यानी वहां की दोहा की जेल में बंद हैं और अब उनकी बेगुनाही साबित हो चुकी है। जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उसने मुहिम चलाई है कि उन दोनों को वापस लाना और असली गुनहगारों को वापस भेजना। उसमें अपडेट ये है कि एनसीबी की तरफ से इधर मीडिया में भी लगातार खबरें आई, मैंने आपको कहानी सुनाई, आज तक पे भी वारदात एक शो बनाया और अब उनकी फैमिली भी इस लड़ाई में आगे है। तो जो खबर है वो ये है कि पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इन दोनों को भी लूप में लिया गया और बताया गया है कि पूरा सच क्या है। तो अगले कुछ दिनों में शायद सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए और कतर की सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए और उसके बाद उन दोनों को भारत लाने की तैयारी शुरू की जाए। तो ये अपडेट है। जैसे ही आपको बाकी इसमें जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूंगा। आज की कहानी पर आते हैं, लेकिन कहानी सुनाऊं उससे पहले अपने देश की कुछ कड़वी हकीकत। जात पात, धर्म, मजहब, आपस में कितनी लड़ाइयां लड़ी गई आजाद हिंदुस्तान में भी। जब तक अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी, सब मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन जब आजादी मिली तो भी हम पूरी तरह से आजाद नहीं हुए, क्योंकि आज भी हिंदुस्तान की सच्चाई ये है कि जात पात, मजहब, इन सभी चीजों के नाम पे आए दिन झगड़े होते हैं, कत्लेआम होता है। और हो क्यों नहीं? क्योंकि जब राजनीति में ही इनकी इतनी अहमियत है, अगर एक वोटर वोट देने जाता है ये देखकर कि कैंडिडेट अच्छा है, शरीफ है या पढ़ा लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। कैंडिडेट किस धर्म का है, किस जात का है, किस बिरादरी का है, तो जहां पे आपके वोट तक इस सोच के साथ पड़ते हों तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पूरी जो समाज है और जो सरकारें हैं फिर वो कैसी होंगी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे यह सारी चीजें नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे देश में आज भी है। बल्कि अभी बिहार का चुनाव है तो सबसे ज्यादा जो बातें होती वो यही होती हैं कि जातीय समीकरण क्या है, कौन किस जात का है, किस इलाके में किस जात के ज्यादा लोग हैं, कहां पे ब्राह्मण वोट है, कहां पे बनिया वोट है, कहां पे मुस्लिम वोट है, कहां पे दलित वोट है। तो वोट बैंक के तौर पर जब तक इंसानों को इस्तेमाल किया जाएगा तब तक ये चीजें होती रहेंगी, और जब तक ये चीजें होती रहेंगी तब तक इससे जुड़ी हुई बहुत सारे जुर्म भी होते रहेंगे। आज की कहानी हिंदुस्तान की तारीख में एक काला धब्बा, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार ये गांव का नाम है, एक लक्ष्मणपुर, जहां पे इसी जातीय लड़ाई ने ऐसा खूनी खेल खेला जिसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। रात के अंधेरे में 30 नवंबर की बात है। 30 नवंबर लगभग आधी रात से ज्यादा बीत चुका। 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1997। बहुत सारे लोग 3 नाव पे सवार होते हैं और वो तमाम लोगों के पास सारे हथियार थे और वो 3 नाव पे बैठते हैं जिनको 6 मल्लाह चला रहे थे। बड़ी खामोशी के साथ दर्जनों लोग हथियारों से लैस नाव में बैठकर नदी के दूसरी तरफ पहुंचते हैं जहां पे लक्ष्मणपुर बाथे गांव है। सुबह सुबह, बल्कि अभी सूरज ने दस्तक भी नहीं दी थी, रात का ही अंधेरा था। ये तमाम लोग नदी के किनारे उतरते हैं नाव से और जो पहला काम करते हैं वो ये है कि जिन नाव पर बैठकर ये आए थे, 3 नाव पर जिसमें 6 मल्लाह थे, नाविक थे जो नाव चला रहे थे, उन 6 के 6 लोगों को मार डालते हैं। उसकी वजह ये थी ताकि इनकी मौत के बाद कोई भी उस गांव में जो उस वक्त लोग सो रहे हैं किसी को खबर न दे कि आगे क्या होने वाला अगले कुछ घंटों में। इसके बाद ये सारे लोग नाव से उतरते हैं, गांव के अंदर दाखिल होते हैं। ये गांव पिछड़ी जातियों का था और इसके बाद वहां अगले 3 घंटे तक इतनी गोलीबारियां होती हैं, इतने चाकू छुरी चलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। 3 घंटे तक हिंसा का नंगा नाच खेला जाता है। घरों से लोगों को घसीट घसीट कर बाहर लाया जाता है, गोलियां मारी जाती हैं।
3 घंटे के बाद उस गांव में 58 लाशें गिरी हुई थी। शायद इस गांव में ज्यादा लोग भी नहीं थे, होते तो वो भी मारे जाते। 58 लाशें गिराने के बाद ये तमाम लोग वहां से निकलते हैं, जिसमें से जो मारे गए थे 27 महिलाएं थीं, 10 बच्चे थे, और इन 27 महिलाओं में से करीब 10 प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो मतलब 10 दूनी 20 इंसानी जान। और 58 लोगों की मौत हुई, 27 महिलाएं, 10 बच्चे, 37 ये, और बाकी करीब 21 पुरुष थे। गांव में घर के घर उजड़ गए। कई घर तो ऐसे थे जिनका कोई वारिस नहीं बचा। अगर घर में 5 लोग थे एक ही परिवार के, उन 5 को मार डाला गया। किसी घर में 6 थे, उनके पूरा खात्मा कर दिया गया। खून पूरे गांव का लाल हो चुका था। इसके बाद ये सारे जो हत्यारे थे, ये उसी नदी के रास्ते, उसी बोट से, उसी नाव से जिससे ये वो आए थे, वापस जाते हैं और उसके बाद अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। सुबह की रोशनी के साथ ये खबर पूरे बिहार में पहले फैलती है और बिहार के साथ पूरे देश में फैलती है। और उस वक्त के.आर. नारायणन देश के राष्ट्रपति थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने एक राष्ट्रीय शर्म का नाम दिया था इस घटना को। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, लालू प्रसाद यादव की पत्नी। जब उन्हें पता चला, इधर गांव में जब इस कत्लेआम के बारे में खबरें फैलने लगी, मीडिया वहां पहुंच गई, तमाम नेता वहां पहुंचने लगे। यहां से फिर राजनीति शुरू होती है। जो गांव था पिछड़ी जातियों का, उसके सारे जो लीडर थे वो भी पहुंचते हैं। उसका एक विरोध प्रदर्शन शुरू होता है और किसी का भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। 3 दिन के बाद मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लक्ष्मणपुर बाते गांव पहुंचती हैं और तब जाकर जो 58 लोग मारे गए थे उनका अंतिम संस्कार होता है। इस मामले को लेकर पूरे देश में एक गुस्सा भी था, एक शोक भी था। और 90 के दशक में जब ये हुआ, चूंकि 97 की बात है ये, तो बिहार में उस वक्त वैसे ही जातीय नरसंहार का दौर था। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही थी। कहीं पिछड़ी जातियों के लोग अगड़ी जाति के लोग आकर मार रहे थे, अगड़ी जाति के लोग पिछड़ी जातियों को मार रहे थे। और ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? क्यों एक साथ गांव में 3 घंटे तक एक तरह से एक हिंसा का नंगा नाच खेला गया? कानून, पुलिस सारे गायब, और हथियारों को जैसे मन किया उन्होंने वैसे मारा और वहां से निकल गया 58 लाशें गिराने के बाद। अपने आप में सोच कर ही बड़ी हैरानगी होती है कि आज आजाद देश में जब हमारे यहाँ सब कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, थाने हैं, उसके बाद भी एक पूरे गांव को घेर कर, घरों से निकाल कर उन्हें इस तरीके से मारा जाता है और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता। इसको लेके बहुत हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ। और हैरत की बात यह है कि इस पूरे मामले में बाद में इतनी राजनीति होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया। 2010 में 16 लोगों को इसका गुनहगार ठहराया कोर्ट ने, पटना की एक अदालत ने, लोअर अदालत ने। और इन 16 लोगों में से 16 नहीं बल्कि 26, जिसमें से 16 को सजाए मौत दी और 10 को उम्र कैद की सजा दी। 26 लोग गुनहगार थे, 16 को फांसी की सजा और 10 को उम्र कैद की सजा 2010 में। लेकिन ये मामला हाईकोर्ट गया और ये देखिए कि 58 लाशें, 58 खून। निचली अदालत ने उनमें से 16 को मौत की सजा दी, 10 को उम्र कैद की सजा दी। लेकिन पटना हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो अदालत ने सबूतों के अभाव में इन तमाम लोगों को बरी कर दिया। किसी को कोई सजा नहीं हुई, फांसी तो दूर, उम्र कैद भी नहीं हुई। इसको लेकर तमाम राजनीति हुई, सारी चीजें हुई। अब लेकिन सवाल यह था कि क्यों एक गांव के 58 लोगों का कत्लेआम इस तरीके से किया गया और वो कातिल कौन थे और वजह क्या थी? बिहार में जैसे आपको मैंने बताया कि 90s के दशक में जाति के नाम पर खून खराबा लगातार हो रहा था। उस वक्त भाकपा माले जो एक संगठन थी, उसने काफी मजबूत थी और कुछ इलाकों में जो बहुत ही पिछड़े इलाके थे, वहां के उन किसानों की उसने नुमाइंदगी करनी शुरू कर दी, पिछड़े, दलित, इस तरह के किसानों की।
भाकपा माले का ये था कि जो किसान है, जो गरीब है, उनके ऊपर जो बड़े अगड़ी जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, ठाकुर और तमाम लोग, श्रवण लोग, और जो जमींदार हैं बड़े बड़े, वो जमींदार इन गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं। खेती इनसे कराते हैं, मजदूरी इनसे कराते हैं, लेकिन बदले में उनका हक नहीं देते। तो भाकपा माले ने कई इलाकों में बिहार के एक आंदोलन चलाया, और उसने फिर ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया। उसने तमाम पिछड़ी जातियों को, लोगों को इकट्ठा किया, और जिन खेतों में वो काम करते थे, फिर धीरे धीरे उसने उसको पूरा एक तरह से लाल इलाका घोषित कर दिया। भाकपा माले के लाल इलाका घोषित करने का मतलब यह था कि उन जमीनों पर जाकर वो लाल झंडा लगा देते और सीधे सीधे धमकी देते थे कि ये जमीन और इसकी खेती जो है वो उनका हक है, जो इस पे मजदूरी और खेती करते हैं, यानी कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं। तो इस पे अगर किसी ने अपना दावा ठोका या और किसी ने खेती करने की कोशिश की, अनाज काटने की कोशिश की, तो फिर वो जान से जाएगा। और ऐसी बड़ी खूनी झड़पें हुई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो भाकपा माले ने एक तरह से एकजुट किया और ये हिंसा शुरू हुई, और धीरे धीरे जो बड़े किसान थे, जमींदार थे, वो डरने लगे। कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, किसान जो बड़े थे उनकी शादी ब्याह, फंक्शन, समारोह, इन सब तक पर एक तरह के खौफ का साया फैल गया, और कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। माले जो है वो लगातार उनके ऊपर हमले कर रही थी, और माले का ये कहना था कि वो सिर्फ उनके गरीबों का हक दिलाने की कोशिश कर रही है। उनकी जो जमीन है, उनकी जो मजदूरी है, जो बेसिक राइट्स है, बड़े किसानों और जमींदारों ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो वो उन गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। जब माले ने ये सारी चीजें शुरू की, तो उसके बाद ये हुआ कि अब बदले में रिटेलिएशन होगा, और उसी के बाद बिहार में सरवणों ने, ऊंची जातियों के लोगों ने, जमींदारों ने एक अलग अपनी सेना बना ली, जिसका नाम बाद में रखा गया, हालांकि ये नाम भी कहते हैं माले की तरफ से फिर दिया गया, रणबीर सेना। रणबीर सेना का काम यह था कि वो जितने भी बड़े अमीर जमींदार, ऊंची जाति के किसान थे, उन लोगों को एकजुट करना और माले से निपटना। और फिर इन लोगों के बीच में अक्सर झड़पें होने लगी। तो माले ने गरीबों के नाम पे, गरीब किसानों के नाम पे, उनका हक दिलाने के नाम पे पार्टी बनाई, ऊंची जातियों को, लोगों को मारना पीटना शुरू किया, दमन करना शुरू किया। बदले में अब ऊंची जाति के लोगों ने, जमींदारों ने अपनी एक सेना बनाई रणबीर सेना के नाम पर, और उन्होंने अब खून की होली खेलना शुरू कर दिया। करीब 5 साल तक इन दोनों के बीच में कहते हैं कि बहुत जबरदस्त खूनी झड़पें हुई, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। हालांकि बिहार सरकार ने फिर बाद में रणबीर सेना के ऊपर पाबंदी भी लगा दी, लेकिन ये झड़पें जारी रहीं। और इसी दौरान में 1995 में मध्य बिहार के भोजपुर जिले के गांव बेलौर में रणबीर सेना की पहली बार स्थापना हुई थी 1995 में, और इनका टारगेट सिर्फ एक था, और वो ये था कि जो भाकपा माले जो एक संगठन है, और इसको ये भी है कि नक्सलियों का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि नक्सलियों का भी शुरू से ये था कि जो रोजी रोटी, जो बेसिक अधिकार, मौलिक अधिकार है, उसके लिए लड़ना, उसके लिए गरीबों के साथ लड़ना, उनके साथ मिलकर लड़ना। तो यहीं से इन दोनों के बीच में ये झड़प शुरू हुई, और इस झड़प का सबसे खूनी अंजाम जो सामने आया, जमीन के नाम पे एक गुट बनी, जाति के नाम पे, गरीबों के नाम पे, पिछड़ी जाति के नाम पे अगड़ी जातियों ने अपना गुट बनाया, रणबीर सेना। तो एक तरफ भाकपा माले भी वही कर रही थी, जो दूसरी तरफ रणबीर सेना ने करना शुरू किया। नक्सलियों का सपोर्ट माले को था। तो इन सारी चीजों ने पूरी जाति सिस्टम को ही एक तरह से आमने सामने कर दिया, एक लकीर खींच दी। और ये आज भी हमारे देश में सच है कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये दलित है, ये ठाकुर है, ये जमींदार है, ये किसान है। इन चीजों ने ऐसी चीजें खाई पैदा की कि दो ऐसे संगठन बने, और दोनों बने ही लोगों की भलाई के नाम पर या रक्षा के नाम पर, लेकिन दोनों खून खराबा, जिनका कानून में कोई भरोसा नहीं। और उसी का नतीजा था ये लक्ष्मणपुर बाथे कांड, जिसमें भाकपा माले को सबक सिखाने के लिए और उनके समर्थकों को सबक सिखाने के लिए लक्ष्मणपुर बाते गांव पर हमला किया गया, और उसके बाद
वहां 58 लोगों को मारा गया। इस पूरे मामले में पूरे देश में जो गुस्सा था उस वक्त वो तो था ही था। बहुत सारी चीजें हुई, फिर जाति को लेके फिर सरकार भी थोड़ा ये हुआ कि इस तरह की चीजें बाकी ना हो, कानून भी थोड़ा सख्त हुआ। लेकिन कुल मिलाकर लक्ष्मणपुर बाथे में एक ऐसी महिला नहीं बची थी जो वंश को आगे बढ़ाती। जो खुश नसीब थे, जो बचे थे, वो उस रात उस गांव में नहीं थे बल्कि दूसरे गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए थे। इस कांड के बाद बहुत सारे लोगों ने उस गांव में आना छोड़ दिया, अपना आशियाना छोड़ दिया। बहुत सारे लोग भागकर पटना चले गए, कुछ और जगहों पे चले गए। सरकार से उन्हें उम्मीद थी कि कुछ सरकार मदद करेगी। सरकार ने मुआवजे की बात की, लेकिन उनके परिवार से जाके पूछे तो बहुत सारे लोगों को सरकार भी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, जब मामला गर्म था, सब कुछ कहा, लेकिन फिर बाद में पैसे तक नहीं मिले। और ये ऐसे ही इतिहास के पन्नों में ये मामला लक्ष्मणपुर बाथे कांड जो है वो दर्ज हो गया। 58 लोगों की मौत के बावजूद सजा छोड़िए, मुआवजा छोड़िए, कुछ नहीं हुआ। और तो और वो जाति प्रथा भी नहीं बदली। आज भी बिहार में, यूपी में जाति के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाता है, जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और इसका कोई विरोध नहीं करता। बल्कि विरोध करेगा कौन? जो पॉलिटिकल पार्टी है हमारी, वो भी जो कैंडिडेट को टिकट देती हैं, देख कर देखती हैं सारा गणित कि जिस इलाके से इसको टिकट दे रहे हैं उस इलाके में किस जाति के कितने वोटर हैं, किस धर्म के कितने वोटर हैं। तो जब आप पैमाना ही यही रखेंगे कैंडिडेट चुनने का, तो फिर लक्ष्मणपुर बाथे जैसे कांड तो होते रहेंगे। और कहीं ना कहीं इसके लिए अपनी सरकार, अपना सिस्टम, अपना समाज, वो सभी जिम्मेदार हैं। बिहार में चुनाव है, 3 फेज में चुनाव होने, चुनावी रैलियां जोरों शोर पर है। तो बहुत सारे लोगों ने क्राइम तक फैमिली के ही कहा था कि इस जाति सिस्टम, क्योंकि अभी भी आवाज है, जैसे आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत केस, एक बहुत शोर उठा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस को इसलिए जिंदा रखा जा रहा है या इसलिए इसमें सारी बातें हो रही हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो अब सवाल यह है कि बहुत सारे लोग आप जानते भी होंगे, बहुत सारे जिनको नहीं पता है। तो एक सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का बिहार के चुनाव से क्या रिश्ता? सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर, लेकिन पूरे देश के एक्टर हैं, पूरे देश के लिए सितारे हैं वो। हाँ, पटना, बिहार में उनकी पैदाइश, पटना में उनका परिवार रहता है, तो सिर्फ इसलिए कि बिहार से निकलकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है, यही असर है? तो नहीं। सुशांत सिंह राजपूत एक राजपूत थे, तो बिहार के चुनाव में राजपूत वोट बैंक को एकजुट करना, राजपूत वोट को हासिल करना, तो उसके लिए ये बताना, एक का ये कहना कि देखो हम सुशांत की मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे का ये क्रेडिट लेना कि ये लड़ाई हमारी वजह से लड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक एक्टर की मौत को भी किस तरीके से राजनीति में या चुनाव में भुनाया जाता है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है बिहार का चुनाव। और बाकायदा बहुत सारे पोस्टर ऑलरेडी पूरे बिहार में छपे हुए हैं जहां पे है कि सुशांत को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, सुशांत को हम इंसाफ दिलाएंगे, सुशांत के लिए हम लड़ रहे हैं। तो अब बात समझ में आती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत बिहार चुनाव में मुद्दा क्यों और कैसे। ये पोस्टर, ये नेताओं के बयान, रैलियों में उनके भाषण, ये अब जाहिर करते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो आज भी करीब 23 साल हो गए लक्ष्मणपुर बाथे कांड को, 1997, 30 नवंबर और 1 दिसंबर के दरमियानी 3 घंटे की ये पूरी वारदात। लेकिन 23 सालों में सूरत भी नहीं बदली, सीरत भी नहीं बदली, जाति आज भी वही है, सोच आज भी वही है और राजनीति आज भी वही है। तो मुझे लगा बिहार चुनाव के मौके पर थोड़ा सा हटकर इस लक्ष्मणपुर बाथे कांड को भी याद कर लिया जाए, क्योंकि अगर आज़ाद हिंदुस्तान में देखें तो ऐसी बड़ी कम मिसाल मिलती है जहां पे जाति के नाम पर इस तरीके से कत्लेआम किया गया हो। इसलिए लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार कहते हैं इसको। तो दुआ यही है कि ऐसा ना हो, ये जाति, ये धर्म, ये ऊंच नीच, ये भेदभाव, ये हमारे समाज से खत्म हो। और असल में इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। उसकी वजह क्या है कि हम लोग भेदभाव खुद शुरू करते हैं। हम भेदभाव कहां से शुरू करते हैं? हम भेदभाव अपने बच्चों में करते हैं कि अगर पढ़ने में तेज है और दूसरा कमजोर है तो हम उसको ताने मारते हैं, देखो उससे सीखो, तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन कितना इंटेलिजेंट है, कितने अच्छे नंबर ला रही है। तब हमारा जो नजरिया है उन दोनों के बीच में वहीं से एक भेदभाव पैदा कर देता है। बेटा और बेटी में भेदभाव कि हमें बेटा चाहिए, एक बेटी हो गई, तो अब वहां लड़का और लड़की के बीच में आपने भेदभाव कर दिया। समाज में तो कर ही रहे हैं आप, देश में भी भेदभाव कर रहे हैं इसी तरीके से।
ऊंच नीच को लेकर भेदभाव, मर्द औरत को लेकर भेदभाव। लड़कों को तो हम सारी चीजें कहते हैं कि तुम्हारे लिए सब आजादी है, जाओ ये सब करो। लड़कियों को नसीहत देते हैं कि तुम्हें कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, कब घर से निकलना है, कब वापस लौटना है। लड़कों के लिए ये सब जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें बचपन से ही ये भेदभाव का आदी बनाया जाता है, और यही भेदभाव फिर हम अपने इर्द गिर्द पूरे समाज में देखते हैं। जो भेदभाव लड़का लड़की, मर्द औरत से शुरू होती है, दो बच्चों के बीच की पढ़ाई और उनकी अक्लमंदी और कम अक्लमंदी से शुरू होती है, वही समाज में आगे बढ़कर फिर हम जाति के तौर पर देखते हैं, हम धर्म के तौर पर देखते हैं, हम इलाके के तौर पर देखते हैं, हम चुनाव में कैंडिडेट के तौर पर देखते हैं, हम नाम के तौर पर देखते हैं, और यही चीजें हमें बर्बाद कर देती हैं। अफसोस की बात यह है कि आज इतने साल आजाद इस देश को हुए हो गया, लेकिन हम इन सोच से, इस भेदभाव के सोच से अभी तक बाहर नहीं निकले। हालांकि हमेशा एक चीज याद रखिए कि ऊपर वाले ने जब इंसानों को बनाया, हम सबको बनाया, तो उसने कभी भेदभाव नहीं किया। ऊपर वाले ने कभी इंसानों में भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव हम इंसानों ने खुद बनाया, हमने पैदा किया, हमने अलग अलग कानून लिखे, हमने अलग अलग सोच लिखी, हमने अलग अलग लोगों से कहा कि तुम ऐसे हो और ये ऐसा है। तो ये भेदभाव ऊपर वाले ने भी नहीं बनाया, हमने बनाया। कब खत्म होगा मालूम नहीं, लेकिन मेरी दुआ यही है कि जल्द से जल्द ये खत्म हो। आज कहानी में इतना ही, लेकिन मैं कहानी को खत्म करूं उससे पहले कुछ अपने क्राइम तक फैमिली के लोग जिन्होंने कुछ शिकायत भी की कि आजकल आप, एक मनोज कुमार गौड़ मिले मुझे, डिफेंस में हैं ये, और इत्तेफाक से मैं इधर लगातार पार्लियामेंट के बाहर से कहानी भी सुना रहा था और एंकरिंग भी कर रहा था। तो लगातार ये कहानियां सुनते हैं और मैंने इनसे वादा किया, लेकिन उस दिन नाम लेना भूल गया। तो मनोज कुमार गौड़ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपसे मुलाकात करके अच्छा भी लगा, और जिस तरीके से आप कहानी सुनते हैं वो भी खुशी हुई। इसके अलावा गजानन खरबे हैं, जसबीर सिंह लधार हैं, पौरवी पाटिल हैं, मनीष शाह हैं, पारस राम हैं, उसके बाद गौरव पांडे हैं, तुलिका रुइया हैं, कविता सूद हैं। कविता सूद जी ने कही है कि एक कहानी क्या आप अर्नब गोस्वामी के बारे में जो हो रहा है उस पर सुनाएंगे। तो कविता जी, जो आपने कहा मैं पक्का डिटेल में एक दिन सुनाऊंगा, और जो भी होगा, क्योंकि अभी बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा है। यहाँ पे भी देखता हूँ कि होता क्या है कि दो चीज़ों में जब दो राय बढ़ जाती है, और एक को आप कुछ भी कहिए तो वो उसे झूठ मानता है, और एक को कुछ भी कहिए तो वो सच मानता है, तो वही मुझे लगता है कि इस वक्त भी हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो सिर्फ सच हो, सच हो, सच हो, वही आप लोगों तक रखूँ, तो मैं ज़रूर इसको सुनाऊंगा। सुरेश पांडे जी हैं, रितिका खरे हैं, राहुल सोलंकी हैं, इसके अलावा सानिया खान हैं। इन्होंने ये कहा कि आप जो कहानी सुनाते हैं क्या सच में ये सच्ची होती है या फिर ऐसी होती है, मुझे यकीन नहीं है। तो सानिया खान जी, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी कहानी सुनाई है वो हमारे इर्द गिर्द हुई है, हमारे समाज में हुई है। कोई काल्पनिक कहानियाँ कभी नहीं सुनाई, क्योंकि काल्पनिक कहानी सुनाना मेरा काम भी नहीं है। एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो जो क्राइम होता है आसपास में वही आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, चाहे वो नया हो या फिर पुराना हो। लक्ष्मण सिंह जोधा हैं, इसके अलावा दिव्यांशु कुमार शर्मा हैं, हर्षित सत्यम हैं, हरिनाथ यादव हैं, सारा पारकर हैं, नमिता श्रीवास्तव जी हैं, महेश जयसिंघानी हैं, अजय चौहान हैं, पारसनाथ ठाटकर हैं, तानिया सिंह हैं, नीलाद्री मोहंती हैं, अक्षय ठिकोले हैं, शरणजीत कौर, प्रिया टी कामरकर, सईदा नरगिस हैं, और इन्होंने बांग्लादेश से लिखा है, अच्छा मेल, थैंक यू सईदा जी। राजन डिसूजा हैं, वीरभद्र नरेश हैं, इसके अलावा दीपक दुबे हैं, राजन डिसूजा हैं, नरेंद्र हैं, सोनिका दहिया हैं, मोहम्मद अजहर हुसैन हैं, शुभम सिंह हैं, योगेंद्र जारवाल है, अरुण कुमार मंडल, सलमान महमूद, आयुष कुमार, रोहन जॉन, मारू यश, अमित भारती, राजेश परमार, कपिल, गणेश यादव, सुधीप चक्रवर्ती, मीतन जेना, कृष्णकांत ड्योरे, मौलिक त्रिवेदी,
दीपांशु यादव, श्रीजित मेनन, प्रतीक त्रिवेदी और मनी पौडल। तो कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों के जो मेल हैं इन सभी में से आप लोगों ने कुछ कहानियों की फरमाइश की है, वो सारी मैंने नोट कर ली है, मैं जल्दी सुनाता हूं। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ। ये पूरे हफ्ते जो है कहानी का सिलसिला चलता रहेगा। आज हफ्ते का चूंकि पहला ही दिन है, मंडे, पहला संडे के बाद, तो पूरे वीक कहानियों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आज ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि बिहार में चुनाव की गहमा गहमी और मुझे लगा कि इस दौरान में लक्ष्मणपुर बातें कांड को याद जरूर करना चाहिए था। तो कहानी के लिए आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।